सभी लोगों को फिर से चलिए, अंतिम क्लास में हम लोगों को क्या हुआ था, शायद प्रांतीय राज्यों का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। प्रांतीय राज्यों के इतिहास में छोटे छोटे राज्यों का जो इतिहास था, जैसे जौनपुर था, मालवा था, फिर दक्षिण भारत में हम लोग आ गए थे और दक्षिण भारत में बहमनी राज्य पड़ा था। फिर बहमनी राज्य का जो विघटन हुआ था तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था और वो पढ़ा था। अब हम लोग आज का जो टॉपिक होगा वो विभिन्न कारण से थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण अभी आपको समझ में आएगा उसका कारण क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो इसका मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर। यानी हम लोग विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विजयनगर अंपायर होगा ये महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि जैसे ये जो दक्षिण भारत की परंपरा है, तो ये दक्षिण भारत की परंपरा में लगभग इस समय जो परंपरा चल रही है वो मुस्लिम संस्कृति की परंपरा चल रही है, मुस्लिम रूरल यानी कि शासकों की परंपरा चल रही है। तो उस बीच में एक तरह से उत्थान होगा हिंदू कल्चर वाले शासकों का, और ये उत्थान इस रूप में होगा कि ना सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि इंडिया में ना, और इंडिया में ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी भूमिका देखी जा सकती है। और जितने विदेशी यात्री इस समय आए, किसी समय भी उतने विदेशी यात्री नहीं आए। दूसरा, जितने भी विदेशी यात्री आए सबने यही कहा कि ऐसा शासक या इस प्रकार के शासकों की परंपरा, इस प्रकार के बाजार की परंपरा, इस प्रकार के शहर की व्यवस्था और इस प्रकार के आर्किटेक्ट पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का कोई नहीं। पूरी दुनिया में इस प्रकार के साम्राज्य को आप नहीं देख सकते। यानी लगभग लगभग सब नहीं। जो भारत के राइटर हैं, लेखक है, वो तो प्रशंसा करेंगे ही। जो विदेशी लेखक आएंगे, क्या वो निकोली कुंटी आए, क्या अब्दुल रज्जाक आए, क्या वो नूनीज आए, पायस आए, बारबोसा आए, सबने विजयनगर की हर तरह से कह सकते कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत अधिक चर्चा की। तो इस रूप में जो विजयनगर है ये महत्वपूर्ण है। विजयनगर के आज की बात अगर किया जाए तो विजयनगर जो है इसका अवशेष जो है वो हम्पी, ये हम्पी है या ये हस्तिनावती है। हम्पी या इसका आधुनिक जो संदर्भ है वो इसी से लगाया जाता है। यानी आधुनिक स्तर पर ये जो स्थल है वो हम्पी में स्थित है। हम्पी हस्तिनावती। नदी कौन सी होगी? ये तुंगभद्रा नदी होगी। ये यानी आधुनिक स्तर पर हम्पी जो है वो हस्तिनावती नामक स्थान है। हस्तिनावती नामक स्थान है। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। स्टेट पूछ लेगा तो आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और ये विजयनगर की परंपरा इतना महत्वपूर्ण हुई कि जो पुर्तगीज हैं ना, पुर्तगीज को विजयनगर नहीं कहते, इसको कहते हैं क्या? कौन सा प्रदेश? विशनागा प्रदेश। तो इसका एक दूसरा नाम भी हो गया, इसको बोला गया विशनागा प्रदेश। यानी हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर को, हम लोग पढ़ेंगे विशनागा प्रदेश को, हम लोग देखेंगे हम्पी के शौर्य को, हम्पी की कला को, हस्तिनावती की कला को, जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इस रूप में हम्पी या हस्तिनावती या विजयनगर के प्रदेश को आप देख सकते हैं ना। और यहाँ पर चूंकि राज्य की स्थापना में धर्म का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होगा और इसीलिए इसका महत्व थोड़ा और अधिक हो जाएगा। ये हम्पी या हस्तिनावती या तुंगभद्रा, ये पूरी कहानी आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उस कहानी को देखने से पहले थोड़ा सा
ठीक है। ये जो हम्पी है देखिए मुख्य रूप से अपने आर्किटेक्ट के लिए ही जानी जाती है। हम्पी की जो प्रणाली है मुख्य रूप से वो आर्किटेक्ट के लिए प्रणाली है। और चाहे उसका मंदिर वास्तुकला हो, चाहे आप मंदिर वास्तुकला कहिए, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो वही परंपरा जो है मुख्य रूप से वो देखने को मिलती है। और इस रूप में विजयनगर का जो है महत्व विशेष रूप में दिखाई देता है। थोड़ा सा विजयनगर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आई थिंक स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है साफ साफ? जी सर। हाँ ठीक है। बस थोड़ा सा विजयनगर को आप सुबह सुबह उसका देखने का प्रयास करिए। ये विजयनगर की प्रणाली देखिए, ये छोटा सा गांव है, ये विजयनगर है। जो वर्तमान का आपका विजयनगर है वो आपको इस तरह से दिखेगा। ये विजयनगर की पूरी एरिया है और जो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। विजयनगर एक तरह से मुख्य रूप से क्या है, तुंगभद्रा नदी है और मंदिरों से घिरा हुआ क्षेत्र, ये विजयनगर की परंपरा। थोड़ा सा आगे बढ़िए ना। ये पूरा ये एक तरह से उसका ओवरव्यू एक तरह से ना। ये जो मंदिर सामने आपको दिख रहा है एक तरह से विरूपाक्ष मंदिर, तो ये पूरा ग्रेनाइट चट्टाने हैं। वो ग्रेनाइट चट्टान वाला क्षेत्र है, वहीं से मंदिरों का निर्माण यहाँ पर परंपरा में हुई है। ठीक है। ये जो जितने मंदिर हैं वो सब मंदिर क्या है मुख्य रूप से ये पहाड़ियों पे ही स्थित है। और ये जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से, अब आप इसको इस तरह से समझिए कि रामचरितमानस में आप लोगों ने कृष्णकिंधा पर्वत के बारे में सुना है? क्यों? यस सर। हाँ, तो बस वही कृष्णकिंधा पर्वत वाला ही क्षेत्र है ये जो है वो कृष्णकिंधा पर्वत वाला क्षेत्र ही माना जाता है। जो इसका मतलब क्या है, ये बंदरों वाला क्षेत्र है। ये जो है बंदरों वाला क्षेत्र है, हनुमान जी वाला क्षेत्र है। तो इस रूप में आप इस परंपरा को देख सकते हैं कि हाँ ये इस तरह की परंपरा है। ये जो पहाड़ी मुख्य रूप से है ये हेमकूट पहाड़ी है। तो हेमकूट पहाड़ी के आसपास ही ये जो है यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर भी है। और ये पूरा का सिस्टम आप यानी सारे जो ये साइट है मुख्य रूप से हम्पी के आसपास है। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि देखिए बंदरों का क्षेत्र है, तो ये बंदरों का क्षेत्र है, स्लाइडिंग करने का क्षेत्र है, उनके घूमने का टहलने का क्षेत्र है। ये इस रूप में महत्वपूर्ण है। ये विजयनगर की कला का जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये आपका विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर विठल स्वामी मंदिर, वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो विठल स्वामी मंदिर, वो इसका एक कह सकते हैं कि प्रमाण। तो ये विठल स्वामी मंदिर को देखिए, फिर विठल स्वामी मंदिर को थोड़ा रोटेट करके इसका मुख्य द्वार देखिए, पूरा प्रांगण, ये पूरा विठल स्वामी मंदिर का आपका एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं। फिर देखिए ये जो माना जाता है कि ये जो मंदिर है तो ये व्हील पे था, जो ग्रेनाइट पठान चट्टान की बनी हुई थी। तो वर्तमान में ये जो व्हील है अब तो नहीं चलती है, लेकिन माना जाता है कि जब इसका निर्माण हुआ था ये रोटेट करती थी, यानी इसको शिफ्ट किया जा सकता था या इधर से उधर वो चलती थी। तो यानी ये जो ग्रेनाइट पत्थर वाली ये चट्टान है ये मुख्य रूप से इस तरह से देखी जा सकती है कि हाँ इस तरह की परंपरा भी यहाँ पर है कि इतने उत्कृष्ट नमूने, यानी कला के इतने उत्कृष्ट नमूने देखे जा सकते हैं। तो इस रूप में ये चीज महत्वपूर्ण है कि विजयनगर जो है वो अपने आप में एक इस तरह का साम्राज्य था जो दक्षिण भारत की परंपरा में या भारत की परंपरा में एक मिथक के रूप में साबित हुआ। तो हम उसी एरा को या उसी स्टेज को पढ़ने जा रहे हैं, यानी विजयनगर। तो कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए विजयनगर। और आज थोड़ा थोड़ा कोशिश ये किया जाएगा कि मैं समझाते जाऊंगा, साथ साथ आप नोट करते जाइए। क्योंकि थोड़ा एक काम ये देखते हैं कि बोलने वगैरह में बहुत समय लगता है तो कभी कभी बोरिंग भी लगने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए अपने से नोट करने का, कहीं जहाँ छूटेगा तो आप बताइएगा, उसको हम बोल भी देंगे। हाँ सर वीडियो अपलोड कर ठीक दिया है सर, सर। यहाँ आपकी बात नहीं चल रही है। क्या? सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ बारिश हो रही है सर, मतलब। हाँ तो वीडियो तो मैं रोज अपलोड कर ही दे रहा हूँ ना। हाँ सर, क्योंकि हाँ मतलब वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और दूसरी चीज क्या है ना कि जैसे ये जो चीज हम लिख रहे हैं ना अनिल, हाँ सर। तो ये जो चीज है तो इसका भी हम पीडीएफ भेज देंगे ताकि जो आपका स्केचिंग होगी वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इसको भेज देंगे, वीडियो तो हम अपलोड कर ही देंगे। तो ये
विजयनगर और विजयनगर की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब पहले हम लोग ये डिस्कशन करते हैं विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य का ओरिजिन के संबंध में कि विजयनगर साम्राज्य का ओरिजिन किस रूप में हुआ, विजयनगर का उद्भव ना। तो ये जो विजयनगर का उद्भव है, इस विजयनगर के उद्भव के संदर्भ में 3 प्रकार के मत जो है वो दिए जाते हैं। उद्भव के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। पहला, ये जो होयसल राजवंश है, ये होयसल राजवंश के ये लोग सामंत थे और बाद में इनको स्वतंत्रता मिली या ये स्वतंत्र हुए। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि ये काकतीय परंपरा के थे और काकतीय परंपरा से इन्होंने विद्रोह किया और विजयनगर की स्थापना हुई। तीसरा मत जो माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में ना। माना ये जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अली गुरसाप। ये अली गुरसाप विद्रोह करता है और इसी क्रम में फिर कंपली राज्य को मिला लिया जाता है। यहाँ पर कंपली को सल्तनत काल में मिलाया जाता है और यहाँ पर फिर हरिहर बुक्का ये पहले दिल्ली आते हैं और बाद में यही जब दक्षिण भारत जाते हैं तो एक संत हैं, संत विद्यारण्य, और इनके भाई हैं माधव। इंस्पिरेशन इन्हीं का माना जाता है। इनकी प्रेरणा से इन लोगों ने एक नए राजवंश की स्थापना की और चूंकि धर्म का मुद्दा इन्वॉल्व था इसलिए इतना ज्यादा खुशी मिली कि इसका कुछ नाम नहीं दिया गया। बोला गया क्या कि ये जो परंपरा है वो खुशी होने वाली परंपरा है, सिटी ऑफ जॉय ना। एक तरह से क्या है कि आनंद का शहर, विजय का शहर ना, या सिटी ऑफ विक्ट्री, और उसी रूप में इसका नाम ही पड़ गया कि ये विजयनगर है। यानी विजयनगर का इतिहास कैसे पता चलता है कि विजयनगर का उद्भव कैसा हुआ। एक इतिहासकार ऐसा मानता है कि पहले ये होयसल के सामंत थे और बाद में उन्होंने होयसलों से स्वतंत्रता प्राप्त करी, हरिहर और बुक्का ने। दूसरा ये मानता है ये काकतीय परंपरा के थे और बाद में काकतीय परंपरा से इन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। और तीसरा मत ये मानता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो विद्रोह की परंपरा हुई, उस विद्रोह की परंपरा से पहले हरिहर और बुक्का को वो दिल्ली आते हैं और बाद में फिर यही जाकर के संत विद्यारण्य के और माधव के प्रयासों से विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो ये 3 मत जो है वो विजयनगर के ओरिजिन के संबंध में माने जाते हैं कि इस प्रकार से विजयनगर का उद्भव हुआ। और इसका नाम विजयनगर क्यों पड़ा, मैंने बताया कि ये क्या है, ये अब विजय के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है। अब यहाँ से देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग का क्या था कि एक मीनू तैयार होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं किस पर, विजयनगर के राजनीतिक इतिहास पर। तो ये जो विजयनगर का राजनीतिक इतिहास है वो विभिन्न राजवंशों का योग माना जाता है, यानी विभिन्न राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। पहला राजवंश जो है संगम राजवंश, दूसरा सालू राजवंश, तीसरा तुलु राजवंश, चौथा अरविदु राजवंश। यानी संगम प्लस सालू प्लस तुलु प्लस अरविदु बराबर ये विजयनगर। ये जो परंपरा है इन 4 परंपराओं का योग ही विजयनगर है। रियली ये जो तीनों राजवंश हैं ये विजयनगर की उत्थान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं और ये जो चौथा राजवंश है ये विजयनगर के पतन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
तो यानी विजयनगर का जो राजनीतिक इतिहास है वो इन राजवंशों के माध्यम से हम जानेंगे। अब एक एक राजवंश पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले संगम पर आएंगे, फिर सालुओं पे आएंगे, फिर तुलुओं पे आएंगे और फिर अरविदु राजवंश पे आएंगे। अब हम लोग एक एक राजवंश पर शुरुआत करते हैं। आइए, संगम राजवंश। सर इसके पहले वाली स्लाइड में मोहम्मद बिन तुगलक वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक विद्रोह हुआ, ठीक है। अब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक और उसके सेनापति जाएंगे। अब वहां जो कंपली राज्य है वहां से कई लोगों को गिरफ्तार करके ले आएंगे दिल्ली, ठीक है। तो उन गिरफ्तार लोगों में से हरिहर और बुक्का भी शामिल हैं। यानी हरिहर बुक्का को गिरफ्तार करके कहाँ ले आया गया? दिल्ली। फिर इन लोग को छोड़ा जाता है, फिर ये लोग वापस जाते हैं और जब वापस जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ ही विद्रोह करते हैं और वहां पर एक संत विद्यारण है, उनके प्रभाव में आकर के एक नए राज्य की स्थापना करते हैं। यानी मोहम्मद बिन तुगलक इस रूप में इनसे जुड़ा है कि उसी समय 1336 में इस राज्य की भी स्थापना हुई। जैसे इसको आप ऐसे भी समझिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक समय विद्रोह की परंपरा, तो वहां देखे थे ना कि बहमनी राज्य और विजयनगर की स्थापना, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही विद्रोह की परंपरा हुई और उसी विद्रोह का नेतृत्व हरिहर और बुक्का ने किया। अब ठीक, जी सर, थैंक यू। चलिए अब आ जाइए संगम राजवंश। ठीक, तो विजयनगर की जो परंपरा शुरुआत होती है उस परंपरा की शुरुआत संगम राजवंश से होती है, ठीक है। ये जो संगम राजवंश है, तो संगम राजवंश का नाम क्यों पड़ा? इसका पहले वाले का नाम क्यों पड़ा है? तो नाम पढ़ने का आधार क्या है कि हरिहर प्रथम या बुक्का प्रथम के जो पिता हैं, उनके पिता का नाम संगम था। इस आधार पे उन लोगों ने संगम राजवंश का नामकरण किया। यानी ये जो प्रथम वंश है इसका नामकरण पिता के नाम पर हुआ है। पहला शासक ये हरिहर प्रथम, यानी हरिहर प्रथम से इस परंपरा की शुरुआत होती है। हरिहर प्रथम से जो परंपरा की शुरुआत होती है, तो कोई भी शासक जो पहली परंपरा में आएगा तो सत्ता का एक केंद्र बनाने का प्रयास करेगा। सत्ता का केंद्र बनाने का उसने प्रयास किया। हम्पी को सत्ता का केंद्र बनाने का प्रयास किया गया, जो कि राजधानी के रूप में काम करेगी। लेकिन हम्पी को बनने में लगभग 8 वर्ष लगे हैं और इनिशियल कैपिटल के रूप में, यानी आरंभिक राजधानी के रूप में एक जगह है और जगह का नाम क्या है? अनेगोंदी। यानी प्रारंभिक कैपिटल कौन है? यानी आरंभिक राजधानी अगर पूछेगा तो आरंभिक राजधानी पूछेगा तो अनेगोंदी और अस्थायी राजधानी पूछेगा तो हम्पी। तो इसका मतलब ये कि सत्ता का केंद्र स्थापित हो गया। फिर उसने जैसे क्या किया, अब देखिए इसके साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को इस तरह से समझिए। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया के लिए उसके पास 2 चांस है। 2 चांस क्या, इस तरह से आप समझिए, वो नॉर्थ में आ सकता है, वो साउथ में आ सकता है, वो वेस्ट पे आ सकता है और वो ईस्ट पे आ सकता है ना। उसके साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आप इस लाइन के आधार पे समझ सकते हैं ना। यानी इसने क्या किया, जो पूर्वी तट पर पश्चिमी तट पर जो मुख्य रूप से इसके राइवल्स हैं उनको उसने पराजित किया। यानी इसने पूर्वी तटों की विजय की, पश्चिमी तट की विजय की, और पूर्वी और पश्चिमी तट की विजय के कारण ही ये कहता है कि हम पूर्वी पश्चिमी तटों के क्या हैं? राजा हैं, या पूर्वी पश्चिमी तटों के राजाधिराज हैं। तो यानी पूर्व पश्चिम तटों को अपने राज्य में मिलाने का काम, या पूर्वी तट पश्चिम तट को अपने में करने का काम जो है वो हरिहर प्रथम ने किया। तो हरिहर प्रथम का एक काम क्लियर हो गया कि हरिहर प्रथम ने साम्राज्य विस्तार में पूर्वी और पश्चिमी घाट के अपने शत्रुओं को पराजित किया और साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया उसने शुरू की। तो कुल मिला जुला के हरिहर प्रथम के 2 काम महत्वपूर्ण हो गए। पहला,
राजधानी का निर्माण और दूसरा साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया। ये जो इसके साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया है, ये साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम बुक्का प्रथम करेगा। यानी जो अगला शासक है वो अगला शासक है बुक्का प्रथम। ठीक है, पहला काम क्या है? साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसकी साम्राज्य विस्तार को देखिए। मैंने ये कहा आपसे मुख्य रूप से कि हरिहर प्रथम के समय साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया कैसी थी? उसने क्या किया? ये ऐसे जीता, यानी ईस्ट में जीता, वेस्ट में जीता। ठीक है, अब जो बुक्का प्रथम है वो क्या करेगा? इसकी दिशा को ये देखिए, ये लेके आएगा ना, और इधर लेकर के आएगा, और खास करके ये पूर्वी घाट पर जो मदुरा साम्राज्य है ना, जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश, यहाँ पर वो जीतने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी बुक्का प्रथम ने क्या किया? ये मदुरा की विजय की। मदुरा की विजय करते समय इसने सेनापति बनाया कंपन को, इसका पुत्र है। सेनापति जो है वो कंपन है। इसका विजय का स्रोत कहां से मिलता है? कंपन की पत्नी है गंगा देवी, स्रोत यहीं से है। और इस पत्नी ने एक रचना लिखी, एक रचना लिखी, उस रचना का नाम मधुरा विजयम है। और इस मधुरा विजयम में कंपन द्वारा मधुरा विजय की चर्चा प्राप्त होती है। पीसीएस में एक बार यहां से क्वेश्चन आया है, ये मधुरा विजयम या मधुरई विजयम किताब किसने लिखी थी? गंगा देवी ने लिखी थी। और ये जो पति इनका कंपन है, कंपन ने जो मदुरा की विजय की थी उसी के परिप्रेक्ष्य में किताब लिखी गई थी। इसका मतलब क्या है? बुक्का प्रथम ने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में उसने मदुरा की विजय की, और इस रूप में इसे मधुरा विजयम के नाम से जाना जाता है। और साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में ही इसने विदेशों से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, और इस क्रम में चीन में राजदूत की परंपरा की शुरुआत इसी के द्वारा की गई। चीन में राजदूतों की प्रक्रिया की शुरुआत इसी के द्वारा की गई। अगर सांस्कृतिक परंपरा की बात करें तो इसने वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म को अपनाने का प्रयास किया, और इस संदर्भ में इसकी एक उपाधि मिलती है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक यानी वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा करने वाला। तो यानी जो बुक्का प्रथम है, उस बुक्का प्रथम का क्या महत्वपूर्ण हुआ? पहला, हरिहर प्रथम के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को उसने आगे बढ़ाया। उस साम्राज्य की विस्तार की प्रक्रिया में मदुरा विजयम यानी मदुराई की विजय की गई। मदुरा की विजय के समय बुक्का प्रथम का जो पुत्र है कंपन, उसने विजय किया था। इस विजय के इतिहास को सुरक्षित करने के लिए मदुरा विजयम की रचना करी गई थी गंगा देवी के द्वारा। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में उसने क्या किया? विदेशों से संपर्क स्थापित किया, चीन में राजदूत की परंपरा की शुरुआत करी, और वैदिक मार्ग की स्थापना करने वाला यानी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इसने उपाधि ग्रहण करी। ये इसका मुख्य रूप से योगदान इसका बुक्का प्रथम का। इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय का मुख्य देखिए कि यहां से अब राजनीतिक परंपरा थोड़ी अस्पष्ट हुई, राजनीतिक परंपरा थोड़ा पुष्ट हुई, और इस संदर्भ में पहला ऐसा शासक है, विजयनगर का पहला ऐसा शासक है जिसने राजनीतिक उपाधि धारण करी। पहला ऐसा शासक है जिसने
राजनीतिक उपाधि धारण की, और ये जो राजनीतिक उपाधि है इसको महाराजाधिराज के नाम से जाना जाता है। यानी अब राजनीतिक स्थिरता को यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा, इस राजनीतिक क्रिया के विस्तार के रूप में हरिहर प्रथम पहला ऐसा शासक है जो श्रीलंका में आक्रमण करता है और श्रीलंका में आक्रमण करके वहां के राजा को पराजित करके वहां से टैक्स यानी कर प्राप्त करता है। यानी पहला शासक जो श्रीलंका को हराएगा और श्रीलंका को हरा करके वहां से टैक्स प्राप्त करने में सफल होगा। तो यानी हरिहर द्वितीय के समय श्रीलंका पर आक्रमण हुआ और श्रीलंका पर आक्रमण के क्रम में क्या हुआ, उसे कर की भी प्राप्ति हुई। फिर साहित्यिक परंपरा में देखा जाए, साहित्यिक परंपरा में यहाँ पर एक लेखक है जिसका नाम है इरुंगाथा। ये इसके समय का लेखक है जिसका नाम है इरुंगाथा। इसने क्या किया था, एक किताब लिखा था, उसका नाम है ननार्थ रत्नमाला। ये है किताब का नाम। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, हरिहर द्वितीय की कौन कौन सी उपलब्धि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। पहला, राजनीतिक परंपरा को स्थायित्व मिला, पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। दूसरा, विदेशों के संपर्क के क्रम में इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के शासक को कर देने के लिए बाध्य किया। साहित्यिक परंपरा में इस समय इसका जो समकालीन लेखक है उसका नाम इरुंगाथा है, जिसने ननार्थ रत्नमाला नामक किताब की रचना की थी। तो ये हरिहर द्वितीय और हरिहर द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण रूप से काम। फिर हरिहर द्वितीय के बाद या कह सकते हैं कि संगम वंश की परंपरा में सबसे जो महान शासक है वो है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। और महान शासकों की परंपरा का मुख्य विशेषता क्या होती है, उनका पॉलिटिकल परंपरा भी महत्वपूर्ण होती है, उनका कल्चरल एस्पेक्ट भी महत्वपूर्ण होता है। यानी उनका राजनीतिक योगदान भी महत्वपूर्ण होता है, उनका सांस्कृतिक योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। इस क्रम में देखिए देवराय प्रथम साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया। तो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में देवराय प्रथम के द्वारा साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में थोड़ा ऑब्स्टेकल आया, यानी थोड़ी रोक लगी। एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं सुनार की बेटी का युद्ध। ये सुनार का बेटी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ यहाँ शासक विजयनगर है, ये बहमनी वाले हैं। विजयनगर में यहाँ पे शासक कौन है, देवराय प्रथम है। बहमनी साम्राज्य में शासक यहाँ पर कौन है, फिरोज शाह है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम विजयनगर के लिए नकारात्मक रहा। इसमें क्या हुआ कि सुनार की बेटी के युद्ध में देवराय प्रथम पराजित होता है और उसको अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ता है। जैसे एक समस्या है जिसको बोलते हैं ये रायचूर दोआब की समस्या। ये रायचूर दोआब क्या है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। नदियां कौन कौन सी हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो ये उपजाऊ क्षेत्र था, तो इस पर अधिकार को लेकर के विजयनगर में बहमनी में समस्या चलती रहती थी या संघर्ष चलता रहता था। तो ये रायचूर दोआब की जो समस्या है ये इसी को लेकर के इसी युद्ध को उसी का विस्तार एक तरह से आप मान सकते हैं। यानी देवराय प्रथम के समय साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में बहमनी शासक फिरोज शाह के द्वारा उसको पराजित होना पड़ता है और उसके साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया थोड़ी बाधित होती है। लेकिन एक तरफ जब उसके साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया बाधित हुई तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो उसकी सांस्कृतिक परंपरा जो है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है। सांस्कृतिक परंपरा में उसने क्या किया,
उसने लोक कल्याणकारी कार्य किए और तुंगभद्रा नदी पर उसने बांध का निर्माण कराया और इस बांध का प्रयोग सिंचाई और पेयजल के लिए हुआ ना। विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की और पेयजल की ये समस्या थी और इस समस्या के समाधान के लिए लगभग वहां पर प्रत्येक शासकों ने प्रयास किया है। वैसे भी कृष्णदेवराय का यही कहना था कि जिस राज्य में सिंचाई की सुविधाएं महत्वपूर्ण रूप से होंगी उस राज्य को कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए सिंचाई के संयंत्र के रूप में या तालाबों की प्रणाली ना, छोटे छोटे कुओं की प्रणाली, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। तो देवराय प्रथम के समय तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया और बांध बना करके सिंचाई और पेयजल के लिए समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। दूसरा, अगर साहित्यिक योगदान में देखा जाए तो इसकी परंपरा में एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है श्रीनाथ। ये साहित्यकार हुए और इनकी रचना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हरविलास या हरविलासम। यानी देवराय प्रथम के शासनकाल के प्रमुख साहित्यकार कौन है? श्रीनाथ। और उनकी जो रचना है वो हरविलासम के नाम से जानी जाती है। तो लोक कल्याणकारी कार्य, साहित्यिक योगदान। इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ से विजयनगर में विदेशियों के आने की परंपरा शुरू होती है और पहला विदेशी जो महत्वपूर्ण रूप से आता है वो है निकोली कोंटी ना। निकोली कोंटी ये कहाँ का है? इटली का है। इटली में किस शहर का है? वेनिस शहर का है। ये इटली का है और इटली के वेनिस शहर का ये यात्री, ठीक है। तो ये वेनिस शहर का यात्री है, ये विजयनगर की यात्रा करेगा। क्या क्या विवरण इसका है? उसने राजा का विवरण दिया, नगर का विवरण दिया, नगर में होने वाले उत्सव की चर्चा किया। नगर का जब विवरण देता है वो, तो नगर का विवरण देते हुए कहता है कि नगर का जो घेरा है, यहाँ घेरा यानी क्या? घेरा यानी कि यहाँ पे सर्किल को कहेंगे। नगर का जो घेरा है वो 60 मील का है, 60 माइल का है और इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और नीचियों की ओर घाटियों को घेरे हुए हैं। अभी जो हम लोगों ने सारा फोटोग्राफ्स देखा था उसमें देखा था कि मुख्य रूप से क्या है, विजयनगर पहाड़ियों के अंतर्गत का ही क्षेत्र था, तो लगभग वो उसी का विवरण देता है। तो यहाँ से ना इस तरह से क्वेश्चन आईएएस में 2 बार आया है, इनका स्टेट मतलब पूछ लेगा, कभी कभी मैच कराने को दे देता है। तो जितने विदेशी यात्री आए थे कुछ कुछ ने क्या क्या कहा, प्रमुख प्रमुख कथन, और उसमें मैचिंग कराने को दे देगा। तो ध्यान रखना है कि निकोली कोंटी क्या बताता है, वो एक तरह से बता रहा है कि विजयनगर जो है वो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है और पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है और उसी को विवरण करता है कि लगभग 60 माइल का वो घेरा है और इसकी दीवारें जो है पहाड़ों तक चली जाती हैं। तो यानी देवराय प्रथम का राजनीतिक परंपरा भी महत्वपूर्ण है, उसकी सांस्कृतिक परंपरा भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक परंपरा में यद्यपि कि थोड़ा सा रुकावट आई, सुनार की बेटी के युद्ध में उसको हारना पड़ा और अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ा, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देख सकते हैं। और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में उसने क्या किया, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और पेयजल और सिंचाई की समस्या के समाधान का प्रयास उसने किया। साहित्यिक योगदान में इसमें श्रीनाथ हुए जो कि महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और इनकी जो रचना है उस रचना को हम हरविलासम नाम से जानते हैं। इसके बाद की जो परंपरा है उसमें देवराय द्वितीय महत्वपूर्ण है। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय की उपाधियां बहुत है, परीक्षा में कभी कभी आती भी हैं। ये प्रौढ़ देवराय, इन्हीं को बोलते हैं इमडी देवराय, हाथियों का शिकार करने वाला। शब्द में देखा जाएगा तो इसको बोला जाता है गजबटेकर। इसको गजबटेकर कहिए, चाहे हाथियों का शिकारी कहिए, चाहे इमडी देवराय कहिए, चाहे प्रौढ़ देवराय कहिए, ये सब कौन है? ये देवराय
द्वितीय। अब ये जो देवरादिति हैं साम्राज्य विस्तार की परंपरा को ये भी आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए साम्राज्य विस्तार की परंपरा, ठीक है। पहला चीज जो आंध्र प्रदेश का एरिया है जिसको हम कुंड बिंदु बोलते हैं, कुंड बिंदु इनके राज्य में शामिल हो गया, यानी कुंड बिंदु पर इनका विजय, ठीक है। फिर ये श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं, श्रीलंका पर हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। और वहां पर फिर ये टैक्स लेने में सक्षम होंगे। यहाँ पर जो सेनापति के रूप में जाएगा वो जो सेनापति है उसका नाम है लक्कन दंडेश। लक्कन दंडेश पे हम लोग अभी बात करेंगे, वो लेखक भी है और शिव जी को केंद्र बना करके रचना करेगा। तो लक्कन दंडेश ने श्रीलंका के शासक को हराया और वहां पर उसने टैक्सेशन लिया। सैनिक सुधार के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। थल सेना में सुधार किया, जल सेना में सुधार किया। जल में सेना में सुधार करने के लिए एक उसने लक्ष्मण नामक अधिकारी की नियुक्ति की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, उसने एक चीज रीड किया कि उसकी सेना में खासकर जो धनुर्धर सेना है वो कहीं न कहीं समकालीन जो मुस्लिम राज्य हैं उनकी तुलना में कमजोर है। तो इस सेना को मजबूत करने के लिए उसने पहली बार व्यापक मात्रा में मुस्लिम्स की नियुक्ति शुरू करी, यानी मुस्लिमों की नियुक्ति शुरू की। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया धनुर्धर थे, खासकर ईरान वाले, और इनकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे इसलिए उसने मस्जिदों की निर्माण की प्रक्रिया, अपने शासन के पास कुरान की प्रति का रखना, यानी उनमें ट्रस्ट भी क्रिएट करने का उसने प्रयास किया। यानी पहली बार ऐसा हुआ विजयनगर के इतिहास में कि विजयनगर के इतिहास में जो कि मुस्लिम विरोध पे ही बना था, धर्म राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, पहली बार व्यापक मात्रा में मुस्लिम धनुर्धरों की नियुक्ति की जाती है और नौसेना को मजबूत करने के लिए लक्ष्मण नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो समुद्र व्यापार पर नियंत्रण भी करेगा और समुद्र व्यापार का क्या करेगा, नियमन के साथ साथ उसमें नए जो इनोवेशन हो सकते हैं उन इनोवेशन पे भी बात कर सकता है। तो ये देवरातिथि का साम्राज्य विस्तार प्रशासनिक, इसके समय भी सांस्कृतिक परंपरा आगे बढ़ेगी और इसके शासनकाल में जो आया वो कौन यात्री आया, वो आया अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक कौन है? वो ईरान का है। किसका प्रतिनिधि है? शाहरुख खान का प्रतिनिधि है। ईरान का एक शहर है जो शहर का नाम है ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। तो ईरान की ख्वारिज्म से ये आता है, भारत आता है। शासक कौन है इसमें? देवराय द्वितीय। ये आएगा तो ये भी विजयनगर का, विजयनगर को देखेगा, ये भी प्रभावित होगा और ये तो इतना प्रभावित होता है कि कहता है कि पूरे विश्व में इसके समान कोई दूसरा शहर नहीं देखा। इसकी सुरक्षा के लिए 7 दीवारें बनाई जाती थी या बनाई गई थी। दूसरा उसने कहा कि विजयनगर जो है वो सचिवालय पद्धति के माध्यम से शासन चलता है और ये जो सचिवालय है इस सचिवालय को क्या कहते हैं? इस सचिवालय को दीवान खाना कहा जाता है। जब वो भारत से वापस जाता है तो यहाँ पर चित्रकला से उसको बहुत विशेष प्रेम है और चित्रकला के कुछ नमूने लेकर के भी जाता है। यहाँ पर कुछ अब्दुल रज्जाक का विवरण देने का प्रयास यहाँ पर आपको किया गया। मैंने बताया था क्वेश्चंस के रूप में फॉर्मेट कैसे आता है। क्वेश्चंस के रूप में जैसे पूछ लेगा कहाँ का यात्री था ना, कहाँ से आया था, किस रूप में आया था, किसके प्रतिनिधि के रूप में आया, फिर उसने पूछ लेगा कि कौन बोलता है कि दीवान खाना क्या है, कौन बोलता है उसके समान कोई शहर है ही नहीं, उसके समान कोई शहर ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है उसके वापसी में क्या लेकर के गया। तो अब्दुल रज्जाक इस रूप में
ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको आपको थोड़ा देख लीजिए। फिर इस परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से क्या हुआ कि संगम वंश की पतन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें एक नाम मल्लिकार्जुन का है और एक नाम विरूपाक्ष द्वितीय का है। अंतिम शासक यही होगा, इस परंपरा का अंतिम शासक ये विरूपाक्ष द्वितीय। इससे पहले कौन है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समय की एक मुख्य घटना क्या है कि एक यात्री है जिसका नाम है माहुयान। माहुयान जो कि चीन का यात्री है। चीन का यात्री है। ये चीन का जो यात्री है यहाँ पर दरबार में आता है। इसके समय की मुख्य घटना बस यही है। विरूपाक्ष जो है ये एक तरफ से तो अंतिम शासक है, दूसरा क्या है? रचनाकार है। और इसके द्वारा एक रचना की गई थी और उस रचना का नाम है क्या? नारायण विलास। ये नारायण विलास जो है इसकी महत्वपूर्ण रूप से रचना है। और इसके बाद इसको रिप्लेस कर देगा कौन सा वंश? सुलु वंश रिप्लेस कर देगा। यानी संगम वंश का जो इतिहास होगा वो यहाँ से समाप्त होगा और दूसरा राजवंश जो आएगा सुलु राजवंश आएगा। इस पर हम लोग थोड़ी देर में अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये पूरा संगम वंश का इतिहास। इस संगम वंश में कैसे कैसे शासक आए, किसने क्या क्या किया और किस तरह से विरूपाक्ष के बाद फिर सुलु वंश की स्थापना हुई। हाँ, अभी 1-2 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है लेकिन लिख नहीं पाए हैं कुछ अभी। हाँ, तो लिख नहीं पाए तो अच्छी बात है, बाद में लिखिएगा। ठीक है सर। एक दिन करके देखिए। अभी थोड़ा इससे क्या होगा कि समय थोड़ा कम लगेगा। समय का मतलब कि बचत थोड़ी होगी, नहीं तो कभी कभी आपको भी बोरिंग होने लगता है। जी। तो प्रयास करके देखिए। अभी जैसे ना मेन की नोट्स आपके पास होगा तो फिर आसानी होगी। नोट आपके पास होगा तो आप अंडरलाइन करते जाइए, जो एक्स्ट्रा है आप उसको नोट करते जाइए। नोट्स नहीं है तब इसलिए दिक्कत हो रही है ना। नोट रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप पढ़ करके इस तरह से भी देखिए, बाकी कर दिया जाएगा उसको। बाकी लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। दीपक कहाँ गए? जी है सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा। नोट्स जैसे आपके पास रहेगा तब ठीक रहेगा। जैसे कभी कभी जैसे बोल के लिखाने में बहुत फिर समय लगता है, फिर आपको भी उबल होने लग। नोट्स है सर, इलाहाबाद में नोट्स इलाहाबाद में? और हम यहाँ पे। आप इलाहाबाद में कब प्रवेश कर रहे हैं? आज जाने वाले थे लेकिन माता जी कह रही है कल जाना। चलो हो सकता है, पूछ लीजिए दिशाशूल होगा रहो। एक्चुअली बुधवार को ही पिताजी का वो हुआ था ना, इसकी वजह से। ठीक है। नेहा यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हम तो लिख भी लिए सर। नहीं ठीक है, इस तरह से ये पढ़ने का रियल में यही स्थिति सही है। बस ये कि नोट्स रहे तो सही है, कोई दिक्कत भी ना हो। और ये जो मैं अभी स्केचिंग कर रहा हूँ ना, इसका भी पीडीएफ में भेज दूंगा। जैसे आप स्केचिंग उसको देख के कर सकते हैं, वाले वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। जी जी। तो इस तरह से थोड़ा सा समय बचेगा, वो बेहतर होगा। और नोट्स रहे तो और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जी सर।
सर वो तालीकोटा वाला युद्ध कब होगा? अभी होगा, अभी मतलब हम पहले उसको चरम पर कृष्णदेव राय को ले जाके चरम पे पहुंचाया नहीं, तभी तक उनका पराजय करा दे अच्छा अच्छा। हैं। राखी सांगड़ी पहले कहते तो हैं अभी हजरत साहब। टॉप पर पहुंचने दीजिए ना, जब अभी टॉप पे पहुंचेंगे। संगम काल से परंपरा शुरू हुई, युवराज प्रथम के समय थोड़ा सा परंपरा थोड़ा सा स्लो हुई, फिर परंपरा पकड़ी, तब तक वंश का पतन हो गया। उसके बाद क्या होगा, वंश का पतन थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर उसी परंपरा में आएंगे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के समय परंपरा जो होगी क्या होगी, वो चरम पर पहुंच जाएगी। सर ठीक है। ये कंपिली कहाँ पे है? कंपिली दक्षिण भारत में है, देवगिरी के नीचे। चलिए चलिए ब्रेक के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, विजयनगर में वंश परिवर्तन हुआ, तो पहला वंश जो था वो संगम था, संगम वंश था। अब संगम वंश जो था, इस संगम वंश को रिप्लेस करना है, और संगम वंश को जो रिप्लेस करेगा वो होगा सुलू वंश। और इस सुलू वंश का जो संस्थापक है वो है नरसिंह। साहित्य में ये जो पहला वंश परिवर्तन हुआ, इस पहले वंश परिवर्तन को कहा गया है, ये प्रथम बलाहार है। प्रथम बलाहार का मतलब क्या हुआ कि शक्ति के आधार पर पहला परिवर्तन। तो संगम का स्थान किसने ले लिया, सुलू वंश ने ले लिया। लेकिन ये जो सुलू वंश में नरसिंह की परंपरा है, ये नरसिंह की परंपरा ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और जल्दी ही एक दूसरा बलाहार हो गया। यहाँ पे ये नरसिंह की परंपरा है, और जल्दी ही यहाँ पर दूसरा बलाहार हुआ, यानी बल के आधार पर शक्ति का आहरण हुआ, दूसरा बलाहार हुआ। और ये जो दूसरा बलाहार हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, वीर नरसिंह ने किया। और वीर नरसिंह ने सुलू के वंश की जगह पे एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुलु राजवंश बोलते हैं। नहीं, पहला राजवंश क्या हो गया, संगम, दूसरा राजवंश क्या हो गया, सुलू, और तीसरा राजवंश क्या हो गया, तुलु राजवंश। संगम से सुलू में जब आएंगे तो इसको प्रथम बलाहार बोलेंगे, और सुलू से तुलु, सुलू से फिर सुलू से जब तुलु में आएंगे तो इसको दूसरा बलाहार बोलेंगे। सुलू का संस्थापक जो है वो नरसिंह है, और तुलु का संस्थापक कौन है, ये वीर नरसिंह है। अब यही जो वीर नरसिंह की परंपरा है, इसी में आपके एक शासक आएंगे जिनका नाम क्या है, कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव। 1509 और 1529। समझ में आ रहा है कि उत्तर भारत में से कौन होगा, उत्तर भारत में मुख्य शासक किसका है, हुमायूं 929। हुमायूं कहाँ से आ गया, बाबर मरेगा नहीं तब तक हुमायूं आ जाएगा। 26 से 30 बाबर वाली परंपरा, थोड़ी सी लोधी की परंपरा, और इनका जो एपीक वाला परंपरा है बाबर का समकालीन। तो जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि बाबर का समकालीन शासक कौन था, बाबर का समकालीन शासक कौन था, तो बाबर का समकालीन दक्षिण भारत का शासक कौन हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अब यहाँ पर कृष्णदेव राय की परंपरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। और ये जो कृष्णदेव राय की परंपरा है, वो कृष्णदेव राय की परंपरा में चतुर्दिक विकास होगा ना, का एक तरह से राजनीतिक परंपरा भी महत्वपूर्ण होगी, और सांस्कृतिक परंपरा भी महत्वपूर्ण होगी। और अगर समकालीन पूछेगा तो अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय हैं, तो उत्तर भारत में इसमें मुख्य रूप से संघर्ष चल रहा है। यानी दोनों की अगर प्रक्रिया देखी तो उत्तर दक्षिण में अलग है,
यहाँ उत्तर भारत हमारा क्या है, एकदम अस्थिरता को प्राप्त कर रहा है, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत स्थिरता को प्राप्त करने में लगा है। यहाँ पे हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ पर क्या है, सल्तनत काल का पतन हो रहा है, नए साम्राज्य की स्थापना हो रही है। यानी उस समय दोनों की भावनाएं लगभग लगभग अलग हैं। उत्तर भारत की परंपरा अलग तरह से चल रही है, या भावना अलग तरह से चल रही है, दक्षिण भारत अलग तरह से चल रहा है। दक्षिण भारत स्थिरता के प्रयास में है, उत्तर भारत क्या है, अस्थिरता के प्रयास में। हालांकि बाबर उसको स्थिर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के हाथों में ये जो परंपरा है वो अपने चरम पर देखने को मिल सकती है। कृष्णदेव राय का साम्राज्य विस्तार। कृष्णदेव राय का साम्राज्य विस्तार। अब देखिए यहाँ पर ये कृष्णदेव राय ना, अगर कृष्णदेव राय के साम्राज्य विस्तार की परंपरा को देखा जाए, ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार की परंपरा ये हम्पी से तो है ही, हम्पी से तो शुरू ही हुई। ये लगभग जीता गया था, ये पहले लगभग जीता गया था, मदुरा की विजय हुई गई थी। ये लगभग चले आते हैं कहाँ तक, ये उड़ीसा तक। और उड़ीसा में इस समय जो शासक हैं गजपति शासक, तो इन गजपति शासकों को उन्होंने पराजित किया। गजपति शासकों को उसने पराजित किया, और यहाँ पर गजपति शासक जो है वो पराजित होगा, और उड़ीसा का जो प्रमुख क्षेत्र होगा वो एक तरह से विजयनगर में कुछ क्षेत्र शामिल करके उसको एक तरह से लौटा ही देगा, लेकिन उड़ीसा उसके अंतर्गत आ ही जाता है। मुख्य क्षेत्रों को अपने अंतर्गत करके तो उड़ीसा के गजपति शासक को फिर वो लौटा देता है। यानी कृष्णदेव राय के समय जो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया है, वो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है। और पहली बार ऐसा होता है कि जो विजयनगर है, इस विजयनगर का रायचूर द्वापर, रायचूर द्वापर पूर्ण अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कि कृष्णदेव राय के समय जो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया है, वो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है। उधर उड़ीसा तक इसका विस्तार हो गया और रायचूर द्वापर भी इसका। लेकिन कृष्णदेव राय की जो मुख्य प्रसिद्धि है वो सांस्कृतिक परंपरा में है, और सांस्कृतिक परंपरा में कृष्णदेव राय की उपलब्धि जो है उसको हम निम्नलिखित रूप में देखने का प्रयास करेंगे। यानी पहली बात क्या है, जो कृष्णदेव राय हैं, तो जैसे अगर नॉर्थ इंडिया से तुलना किया जाए तो नॉर्थ इंडिया में एक शासक हुआ भोज, ना, तो लगभग उन्हीं से इनका कैरेक्टर मिलता है। इसीलिए कृष्णदेव राय को कहा जाता है क्या, ये आंध्र प्रदेश के भोज हैं। तो बस चलिए कुछ भोज करना है हम्पी में थे अब। ना। हाँ बस एक मिनट, ये आंध्र प्रदेश के भोज हैं, इसका मतलब भोज की क्या तुलना करना है, भोज लेखक था। तो देखिए कृष्णदेव राय भी लेखक हैं, मुक्तमाल्यद, उषा का विवाह, जाम्बवंती कल्याण, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरा जो भोज का दरबार था वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी जाना जाता था ना। इनके दरबार में भी 8 कवि हैं, और 8 कवियों का एक समूह था, और 8 कवियों का जो समूह था उस समूह को क्या कहा गया, अष्ट दिग्गज कहा गया। 8 कवियों का जो समूह है वो क्या है, वो अष्ट दिग्गज है। थोड़ा अभी पीछे आते हैं। पहला चीज, कृष्णदेव राय के समय में साहित्यिक विकास की परंपरा के आधार पर या कृष्णदेव राय के साहित्य के आधार पर उनकी तुलना उत्तर भारत के शासक भोज से की जाती है, और इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश का भोज कहा जाता है। भोज कहा जाता तो मैंने पहले बताया सिमिलरिटी कि इनका कुछ लेखन कार्य होगा,
तो यहाँ पर पहले उनका लेखन कार्य देखेंगे, फिर देखा जाएगा कि सांस्कृतिक परंपरा का विकास हुआ, तो फिर हम लोग देखेंगे हाँ सांस्कृतिक परंपरा का विकास हुआ, तो वहां देखा जाएगा। फिर अष्टदिग्गज की परंपरा देखा जाए, यहाँ पहले उनकी रचनाओं पे बात किया जाए। हाँ दीपक, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर ये भोज मालवा वाले भोज ना? हाँ मालवा परमार वाले भोज, मालवा के जी, परमार जी। शासक थे वही भोज। तो दोनों में जी, जी। सिमिलरिटी किया जाता है कि जैसे उसका भी साम्राज्य अपने पीक पर रहा, कल्चरल एस्पेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ भी सांस्कृतिक एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भोज की भी रचनाएं हैं, सम्रांगण, सूत्रधार, राजमृगांग, पूर्व शतक, तो उसी तरह इनकी भी रचनाएं महत्वपूर्ण है। अब इन रचनाओं पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये एक रचना है अमुक्त माल्यद। अगर अमुक्त माल्यद की बात करें, अगर अर्थ के स्तर पर देखें, तो अर्थ के स्तर पर इसका अर्थ होता है मोतियों की माला। मोतियों की माला ना, ये राज्य की डिवाइन थ्योरी इसमें है। राज्य का डिवाइन थ्योरी यानी राजत्व का सिद्धांत, कि जैसे मोतियों की माला है, उसको बुनने में दिक्कत होती है, उसी तरह से राज्य को भी संभालने में, साम्राज्य को संभालने में भी दिक्कत होती है। जैसे एक एक मोती मिलकर के माला बनाता है, वैसे एक एक स्टेट मिलकर के साम्राज्य बनाता है। एक भी मोती की माला की मोती टूटी तो माला खराब होती है। तो उसी तरह से एक एक राज्य को बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। दूसरा यहाँ पूछता है, ये जो अमुक्त माल्यद है इसकी भाषा क्या है, कि किस भाषा में इन्होंने लिखा। इसकी जो मूल भाषा है वो क्या है, वो तेलुगु भाषा में। अगर भाषा पूछेगा तो तेलुगु भाषा में इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो अर्थ पूछा तो मोतियों की माला, और भाषा पूछा तो तेलुगु। फिर ये जो किताब है इसमें विषय वस्तु क्या उठाया गया है, इसका सब्जेक्ट क्या लिया गया है। तो सब्जेक्ट जो लिया गया है, ये एक संत हैं पेरियालवार ना, ठीक है, या इन्हीं को कहा जाता है विष्णु चित्तीय। विष्णु चित्तीय, ये विष्णु चित्तीय हैं, और ये गोदा है या गोदई, ये इनका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो विष्णु चित्तीय हैं, इन्हीं की दत्तक पुत्री हैं गोदा, और ये जो गोदा है और भगवान रंगनाथ है, इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी को इसमें मैटर बनाया गया है। यानी इसीलिए इस किताब को कभी कभी विष्णु चित्तीय नाम से भी जाना जाता है। अमुक्त माल्यद का दूसरा नाम क्या हो गया, विष्णु चित्ती। तो अमुक्त माल्यद का थोड़ा आपको जानकारी चाहिए कि अमुक्त माल्यद क्या है, मोतियों की माला। भाषा पूछा तो तेलुगु, विषय पूछा तो पेरियालवार की जीवनी या विष्णु चित्ती की जीवनी, और उनकी जो पुत्री हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, गोदा या गोदई, उनकी जो है, और भगवान रंगनाथ के बीच का जो प्रेम विवरण है, उस प्रेम विवरण को इसमें समझाया गया है। दूसरा, दूसरी जो पुस्तक है उनका, उसका नाम है ऊषा का विवाह। ऊषा का विवाह लिखने से बढ़िया है क्या, ऊषा परिणय। किताब का नाम है ऊषा परिणय। हाँ, ऊषा परिणय। ऊषा परिणय की खास बात क्या है, ये जो किताब लिखी गई है मुख्य रूप से संस्कृत की परंपरा में लिखी गई। ठीक है, और जामवंती कल्याण, ये भी परंपरा एक तरह से संस्कृत की परंपरा है, और इसमें क्या किया गया है कि उषा और अनिरुद्ध, इन दोनों की प्रेम कहानी का विवरण, ये पूरा। तो इसकी भी भाषा क्या हो गई, संस्कृत हो गई। ज्यादा क्वेश्चन आपका फोकस करता है किस पर, वो अमुक्त माल्यद पर। तो अमुक्त माल्यद पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अर्थ भी ध्यान रखिए, राजनीतिक प्रशासनिक विवरण भी इसमें है,
डिवाइन थ्योरी भी इसमें है, मोतियों की माला इसका शाब्दिक अर्थ है, भाषा इसकी तेलुगु है, विषय वस्तु देखा जाए तो पेरियालवार या विष्णु चित्ती, उनकी पुत्री गोदा और गोदा की कहानी। ये जो गोदई है, ये गोदई की कहानी इसमें मिलती है। ठीक है, जिस तरह से भोज ने रचना किया उसने यहाँ भी रचना किया। अब देखिए ये जो कृष्णदेव राय हैं, इस कृष्णदेव राय के शासन काल में 8 कवियों का एक समूह होता था, और ये जो 8 कवियों का समूह था इसको अष्टदिग्गज कहते हैं। चलिए थोड़ा सा अष्टदिग्गज को और स्पष्ट करते हैं। इसमें शब्द देखिए क्या क्या है। अष्ट, दिग, गज। अष्ट माने 8, दिग माने दिशाएं, गज माने हाथी। ठीक है, तो भारतीय परंपरा में क्या माना गया है? भारतीय परंपरा में ये माना गया है, ये दुनिया है, इस दुनिया के 8 कोने हैं, इस दुनिया के 8 कोने हैं, और एक-एक कोने को एक-एक हाथी ने संभाल के रखा है। जैसे ऐरावत हाथी है, हाँ? तो इस तरह से 8 हाथियों की परंपरा है, और इन 8 हाथियों ने ही पूरा दुनिया को संभाल के रखा हुआ है। तो जिस तरह से पूरे परंपरा में 8 हाथियों ने सबको संभाल के रखा हुआ है, तो उसी तरह से जिस तरह से दिशाएं हाथियों के माध्यम से सुरक्षित हैं, उसी तरह से विजयनगर के शासनकाल में 8 दिशाओं को सुशोभित करने वाले कुछ व्यक्तित्व हुए, और इस रूप में उनसे तुलना करके कहा गया कि ये भी अष्टदिग्गज हैं। विजयनगर के साम्राज्य को ये भी जिस तरह से हाथियों ने दिशाओं को संभाल के रखा है, उसी तरह से विजयनगर के शासनकाल को इन 8 लोगों ने के संभाल कर रखा है, और उस परंपरा को अष्टदिग्गज कहा गया। अब ये जो अष्टदिग्गज की परंपरा है, इसमें पेद्दन, धुर्जटी, ये रामराजू, भट्टमूर्ति, नंदितिम्मन, मल्लन, पिंगली सूरज, तेनाली रामा, ये सबसे अधिक प्रसिद्धि किसकी मिली? तेनालीरामा ना। ये जो तेनालीराम है, इनकी एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है। उस रचना का नाम है पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य इनकी मुख्य रूप से रचना। इस अष्टदिग्गज का जो मुखिया था वो पेद्दन, और पेद्दन की एक रचना बहुत महत्वपूर्ण हुई। उस रचना को बोला गया मनुकारिता। मनुकारिता। अगर पूछ लेगा कि अष्टदिग्गज को लीड कौन करता था, अष्टदिग्गज का अध्यक्ष कौन है, तो ये पेद्दन। हाँ, तो इन 8 कवियों के समूह को ही हम लोग अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज पर और लोग हैं, थोड़ी-थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी चर्चा की, वो अलग से हम आपको बना करके डाल देंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि अष्टदिग्गज क्या है। 8 कवियों के समूह हैं। इनको अष्टदिग्गज क्यों कहा गया? क्योंकि पौराणिक परंपरा में ये माना जाता है कि सृष्टि को 8 दिशाओं में बांट करके और एक-एक दिशाओं की परंपरा का निर्वहन हाथियां करती हैं। 8 दिशाओं को हाथियों ने संभाल के रखा हुआ है। तो उसी तरह से विजयनगर में 8 विद्वान हुए, जिनके कारण से विजयनगर की परंपरा जो है वो बनी हुई है, और इस रूप में इनको अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टदिग्गज की परंपरा में जैसे बीरबल हिट हुए थे अकबर के समय, तो तेनालीराम कृष्ण हिट हुए थे इनके शासनकाल में। इनमें लीडिंग पर्सनालिटी जो है वो अल्लसी पेद्दन की है, और वो मनुकारिता उनकी प्रमुख रूप से रचना है। तो ये 8 कवियों का जो समूह हुआ, उन 8 कवियों के समूह को क्या कहते हैं? उन 8 कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहते हैं।
चलिए आते हैं निर्माण की परंपरा में। कृष्णदेव राय के समय में निर्माण की परंपरा, तो निर्माण की परंपरा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नगर निर्माण और एक मंदिर का निर्माण। नगर का निर्माण उन्होंने एक माँ की याद में कराया और एक पत्नी की याद में कराया। हाँ? माँ की याद में जो कराया उसको नागलापुर कहा गया और पत्नी की याद में जो कराया उसको हासपेट कहा गया। यानी ये क्या है, ये नागलापुर है, ये क्या है, ये हासपेट। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन माँ की याद में है और कौन पत्नी की याद में है। और जैसे घर में संघर्ष होता है तो परीक्षा हाल में भी संघर्ष होता है, कभी सब कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन माई की याद में कौन पत्नी की याद में, दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तो ध्यान रखना है कि ये हासपेट ना, ये हस्बैंड की याद में, ये पत्नी की याद में। वही कहने का मतलब क्या है कि पत्नी की याद में हस्बैंड के द्वारा, इधर नागलापुर माँ की याद में। मंदिर निर्माण की परंपरा में फिर आर्किटेक्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो मंदिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक मंदिर का नाम क्या है, हजारा राम, एक का नाम क्या है, विठल स्वामी। ये दोनों अपने आप में क्या है, एक क्लास है, एक मानक है। कला के अंतर्गत फिर हम लोग देखेंगे कि मंदिर कौन कौन है और किस तरह से ये निर्मित हुए हैं और क्यों इनकी इतनी प्रसिद्धि अधिक है। तो कृष्णदेव राय के समय निर्माण की जो परंपरा हुई, उस निर्माण की परंपरा में नागलापुर, हासपेट, हजारा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, नागलापुर माँ की याद में, पत्नी की याद में, हासपेट, हजारा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ये निर्माण की परंपरा आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कृष्णदेव राय ने सामाजिक सुधार क्या किया। सामाजिक सुधार के अंतर्गत इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, पहला विवाह कर। तो माना जाता है कि विवाह कर को समाप्त किया। सोचने वाली बात है कि इसका मतलब इससे पहले विवाह कर था, विवाह कर था, तो आज की डेट में भी विवाह कर होना चाहिए। हाँ, ये निजी विचार है लेकिन होना चाहिए। क्या लगता है, विवाह कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब यही होगा, बाकी रह गया है। सर ये अरे एक तरह से सामाजिक ये संस्कार है, तो इसमें कैसे लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता है? इसमें भी हाँ, नहीं, विवाह कर लगाने में दिक्कत क्या है कि विवाह में आप इतना खर्चा करते हैं और इतना वेस्टेज खर्चा करते हैं, तो कुछ सरकार को भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? वैसे भी सर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो लग ही रहा है, इसका भी लग जाए तो कोई हाँ दिक्कत तो नहीं ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लग ही रहा है, जन्म प्रमाण पत्र वाला पूरा हॉस्पिटल वाले ले ही लेते हैं, जी। तो बचा अब क्या है? बीच वाला बचा है। हाँ, बीच वाला बचा, तो बचे क्यों? दूसरा चीज ये कि शादी विवाह एक ऐसा ओकेजन है कि लोग खुल करके फिजूल खर्ची करते हैं। हर शादी विवाह में बहुत सी फिजूल खर्ची होती है कि नहीं? तो सरकार को भी एक टैक्स दे दीजिए, क्या दिक्कत है? रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, हैं? वैवाहिक रजिस्ट्रेशन को, हम्म, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो और बढ़िया है, उस रजिस्ट्रेशन भी होगा तो अच्छा है, सरकार उसी के फिर कई में तरह है। की प्रवृत्तियां भी बदलेंगी। अभी वो कह रही है कि रजिस्ट्रेशन कराइए, तो पहले सरकार ने नहीं कहा था कि आधार कंपलसरी है, पहले उसने कहा कि आधार कार्ड एक आया है, आप चाहें तो बनवा लीजिए, नहीं चाहिए तो मत बनवाइए। तो फिर एक बार ऐसी स्थिति आई कि अब आज के डेट में क्या है कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप निराधार हैं। तो सरकार भी आपको प्रोत्साहित कर रही है ना कि रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए।
एक दिन ऐसा कहेगा कि हाँ आप हर चीज में आपका विवाह हुआ है कि नहीं, सर्टिफिकेट लेके आई, सर्टिफिकेट का कुछ वैसे गलत है, रख देंगे, हैं? गलत है। तो हम तो पहले ही बोले कि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, ये मेरे निजी मत है कि होने चाहिए, क्यों नहीं, क्यों गलत है? इसी बहाने सरकार के पास कुछ टैक्स तो आएगा। सरकार तो पहले ही आजाद भारत में सबसे ज्यादा इसमें टैक्सेशन कर रही है, अब ले क्या दिक्कत है? कुछ दिन में खाने पीने पे भी, दिन भर में 2 बार खाना है, उसके बाद आप तीसरी बार खाएंगे तो उसका भी टैक्स लगेगा, बहुत नहाने पे बहुत टैक्स लग जाएगा। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अधिकारी बन जाए, सारा गुस्सा निकल जाएगा। व्यवस्था जब देखेंगे तो लगेगा नहीं तो कि अधिकारी बनेंगे तो गुस्सा थोड़ी निकालेंगे, फिर अपने आप को ही उसी तरीके से उसमें अपना जगह बना देंगे। चलिए बहुत सी चीजें हैं। तो विवाह कर को उसने समाप्त किया। दूसरा क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि सिंचाई के लिए इनका विचार था कि अगर सिंचाई है तो राज्य में किसी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहीं से मुख्य रूप से सर हाँ सर अगर ये एक क्वेश्चन बने जैसे मेंस के लिए कि विवाह कर के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, हम्म, तो सर पॉइंट्स क्या क्या होंगे? आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि हम पक्ष में जाएंगे कि विपक्ष में जाएंगे। नहीं पहले फिर अगर डिसाइड कर लीजिए। तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब हमें आता है कि तुलनात्मक अध्ययन क्या समालोचनात्मक करेंगे, एक ही चीज तो कहेंगे नहीं फिर भाई। व्याख्या की बात भाई आती है सर, तो यहाँ पर दोनों तरीके समालोचनात्मक व्याख्या का एक ही पक्ष होगा, या तो आप पक्ष में या तो विपक्ष में। सर, और जब क्वेश्चन में दोनों तर्क रखने होते हैं तो तो उस आप क्वेश्चन तर्क में क्या रखिए, तो यहाँ पर दोनों तर्क कैसे हो सकते हैं? एक ही चीज होगी ना, या तो आप कर के पक्ष में बात करेंगे या विपक्ष, दोनों में कैसे बात कर सकते हैं? यहाँ पर इस तरह से विश्लेषण कैसे करेंगे भाई? अच्छा, यहाँ तो या तो आप उसको समर्थन करेंगे कि हाँ टैक्सेशन इस मुद्दे पर होना चाहिए, या तो आप विरोध करेंगे। सर विरोध समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है? तो समालोचनात्मक विषय पे भी तो निर्भर करेगा, वो विषय पे भी तो निर्भर करेगा कि आप क्रिटिक करेंगे। तो यहाँ पर क्रिटिक करने का मतलब क्या है? या तो आप उसकी आलोचना करिए सरकार की कि हाँ ये चीज सही नहीं है, और या तो अच्छा, उसको आप जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो देखना पड़ेगा कि क्रिटिक आपका किस पर है। जैसे जी, आपको या अपने तो ये माता पिता होगा या पर तो नहीं होगा। नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब कि आपको अपने माता पिता पर क्रिटिक करना है, तो बताइए जी, किसकी आलोचना करेंगे कि कौन खराब है, माता के जी, पिता? दोनों नहीं। हम्म दोनों नहीं। भाई कहने का मतलब कि हमको एक पक्ष रखना पड़ेगा ना। पक्ष का मतलब कि हमको ये बताना है कि हाँ करना ठीक है, पड़ेगा सब कुछ हमको। ठीक है। तो उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, आप या तो पहले बताइए कि दहेज क्या है, कैसे है ना, सर अपने टैक्सेशन का क्या पर्सनल उस पर इंटरेस्ट प्रभाव देखिए। पड़ेगा ना, वो प्रतीकात्मक रूप से ठीक है कि नहीं है, राजस्व की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा। तमाम तरह की चीजों को लेकर के उसको डायमेंशन को बना के अप्रूव करिए कि हाँ जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ओके। जरूरी है कि नहीं जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि इसको शुरुआत करने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि पहले रजिस्ट्रेशन की दर बहुत कम रखी जाए। जी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की दर ज्यादा रखी जाएगी तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो रजिस्ट्रेशन मामूली रखा जाए, उसका फिर उससे क्या होगा कि हम ये भी देखेंगे, बताएंगे कि भैया 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन आप करवाइए, सिर्फ 1,000 रुपया रहेगा। जी, 1 साल के बाद हम बढ़ा देंगे। तो उस 1 साल में हम रिएक्शन भी देख लेंगे लोगों का, कि लोगों का रिएक्शन क्या है इसके प्रति। सर वही सब्सिडी वाला, आप 800 में पहले 400 सब्सिडी लीजिए, उसके बाद हाँ 20 एकदम एकदम। सेम वो इसलिए फॉर्मूला। ना कि आप सीधे सीधे एक स्टेप पे मानने वाले नहीं है ना। तो हम एक स्टेप को भाई पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, नई चीज है ना, तो नया चीज का पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब दिन हम फिर उसको ड्रॉप करेंगे कि हाँ अगर सही है सब कुछ तो ठीक है, लेंगे। चलिए, तो ये विवाह कर को समाप्त किया। फिर सिंचाई के लिए तालाब का उसने निर्माण कराया, और इसने पहली बार व्यापक स्तर पर भूमि का सर्वेक्षण या मापन की प्रणाली को इसने शुरू कराया। अब इसके समय भी चूंकि विकास चतुर्दिक हुआ है, तो इसके समय ढेर सारे यात्री आएंगे, पाया जाएगा। इसके समय के यात्रियों को फिर अलग से आपको हम
विवरण दे देंगे। फायज है, बारबोसा है, तो ये सब आएंगे और विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण रूप से विवरण देंगे। चलिए, अब जो कृष्णदेवराय हैं, इन कृष्णदेवराय की परंपरा को आगे बढ़ाने का क्रम आएगा और यहीं से एक तरह से विजयनगर के पतन की प्रक्रिया भी शुरुआत हो जाएगी। विजयनगर के पतन की प्रक्रिया भी यहीं से शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, तो इसके बाद का शासक है उसका नाम है अच्युत राय। ठीक है, इसके समय साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया चली और एक नया अधिकारी नियुक्त हुआ जिसको बोला गया महामंडलेश्वर। ये जो महामंडलेश्वर नियुक्ति की गई थी वो एक तरह से प्रांत पर नियंत्रण के लिए की गई थी। तो यहां तक तो सब ठीक रहा। अब देखिए, यहां पर सदाशिव राय के समय यहां से राजनीति में एक नया तत्व आता है और ये जो तत्व होता है वही एक तरह से विजयनगर के पतन का कारक बनता है, तालीकोटा का युद्ध। अब ये नया तत्व क्या आता है, सदाशिव राय है, ये राम राय है ना, ये भांजा है, ये मामा है। ये छोटा है इसलिए ये केयर टेकर हो जाएगा, ये एक तरह से संरक्षक के रूप में काम करेगा। यही समस्या होगी। समस्या एकदम होगी। अब राम राय की जो पॉलिसी है ये समस्या क्रिएट करेगी ना। जैसे ग्रामीण परंपरा में या दर्शन की परंपरा में एक चीज कहा गया है कि आप हो सकता है कि दोस्त किसी को न बनाएं लेकिन अनावश्यक दुश्मनी आप न पालें। उसने क्या किया, ये देखिए दक्षिण भारत की परंपरा, ये बहमनी के बाद राज्यों का विघटन हुआ है। 5 राज्य हैं, पांचों राज्य मुस्लिम राज्य हैं और इनमें यूनिटी एक स्तर पर है, एक स्तर पर है। राम राय अपने कार्यों से इस यूनिटी को चरम पर पहुंचा देंगे। होगा क्या कि राम राय इनके पास क्षमता नहीं है और उसके बाद भी क्या करेंगे कि ये अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और जितने अपने समय के समकालीन शासक हैं, खास करके मुस्लिम शासक हैं, वो सारे मुस्लिम शासकों से इनका युद्ध होगा। और वो जो युद्ध भी है उसका कोई उद्देश्य इनका क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं। पहला तो ये कि इनको कूटनीति करनी चाहिए कि अगर ये 5 मुस्लिम राष्ट्र हैं तो एक दो को कम से कम अपनी तरफ रखिए ताकि इनमें यूनिटी ना हो, क्योंकि अगर यूनिटी होगी तो कल आप ही का बैंड बजाएंगे। जो राम राय की नीतियां हैं उन नीतियों के कारण क्या हुआ कि ये मुस्लिम राज्य जो हैं एक तरफ एकजुट होना शुरू हुए और एकजुट होना शुरू नहीं हुए बल्कि यहाँ पर क्या हुआ, पोलराइजेशन शुरू हुआ। वहां पर जो लड़ाई हुई राज्यों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, वो धर्म के बीच में लड़ाई हुई, धर्म युद्ध इसको दे दिया गया नाम। तो अब वहां पर क्या है, हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम का रूप ले लेगी। ये जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम का रूप ले लेगी और ये जो दक्षिण भारत की परंपरा है तो ये तालीकोटा एक जगह है कर्नाटक में ही, ये 2 गांव हैं,
एक गांव का नाम रक्षस है और एक का नाम क्या है, तंगड़ी। ये दोनों गांव में ही लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई को इसीलिए कहते हैं कि रक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो चाहे उसको तालीकोटा का युद्ध कहिए और चाहे वो रक्षस तंगड़ी का युद्ध कहिए, ये युद्ध जो है 23 जनवरी 1565, ये विजयनगर के इतिहास का वाटरलू है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के इतिहास का वाटरलू है। एक तरफ यहाँ पर विजयनगर है, यहाँ पर दक्षिण के राज्यों का संगठन तैयार हुआ। लीड किया किसने? लीड किया अहमदनगर ने। बीजापुर, गोलकुंडा, वरीद, ये सब एक साथ हो गए ना। अहमदनगर से और बरार से पहले ही संघर्ष चल रहा था, इसलिए बरार ने कहा कि भैया हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? बरार इस संगठन से बाहर रहा। यानी अब ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य मिलकर के ही लड़ाई लड़ेंगे, ये संगठन हुआ। शासक देखा जाए तो ये है, लेकिन वास्तविक बागडोर किसके हाथ में? वास्तविक बागडोर राम राय के हाथ में। तो यहां से ये संघर्ष हुआ, इसी को तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। और विजयनगर के पराभव की इतिहास यहीं से शुरू होता है, यानी कि पतन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती। परिणाम हुआ विजयनगर पराजित होता। एक लेखक है जिसका नाम है सेविल, उसने एक किताब लिखा, और फॉरगॉटन अंपायर। ये प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार भी है। तो उसमें वो इस युद्ध का पूरा विवरण देता है कि किस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों के संगठन ने विजयनगर को पराजित किया, और न सिर्फ पराजित किया बल्कि विजयनगर के प्रायः एक ही घरों को आग लगा दी गई। जितने इनके मुख्य संसाधन थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ, ये तालीकोटा का युद्ध विजयनगर को समाप्त करने में या विजयनगर की जो साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया है उसको रोकने में जो रोकने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई। और तालीकोटा के युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया कि विजयनगर अब दक्षिण भारत का नेतृत्व नहीं करेगा। हालांकि बाद में इसी से निकला हुआ 1612 में मैसूर, जिसकी स्थापना वाडियार ने की थी, बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन इस रूप में जो विजयनगर के इतिहास की रूपरेखा है, वो रूपरेखा कहीं न कहीं से क्या होगा, वो कहीं न कहीं से वहां पर खंडित होती है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पतन की प्रक्रिया शुरू होगी। मैसूर बाद में इसमें से निकलेगा, अंग्रेजों के समक्ष चुनौती देगा, लेकिन पतन की प्रक्रिया को रोकने की यहाँ पे स्थिति नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा विजयनगर के बाद का हल्का सा इतिहास देखते हैं। ये उसके बाद तिरुमल की परंपरा शुरू होती। ठीक है, तिरुमल द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना होती और उस राजवंश को अरविदु राजवंश कहते हैं, चौथा राजवंश। ये जो है चौथे राजवंश के रूप में अरविदु राजवंश की स्थापना होती, तो चौथा राजवंश जो है वो अरविदु राजवंश है। लेकिन ये जो अरविदु राजवंश है, यहीं से पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जो क्षेत्रीय सामंत है कोई एक साथ रहना नहीं चाहता है। ठीक है, जो तेलुगु वाले हैं वो अलग हो जाएंगे,
उनका केंद्र पेनुगुंडा होगा, तो पेनुकुंडा होगा। तेलुगु भाषा वाले वो अलग हो गए, कन्नड़ वाले अलग हो गए। कन्नड़ वाले फिर श्रीरंगपट्टनम। देखिए भाषा के आधार पर विभाजन शुरू हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था। और जो तमिल वाले हैं वो चंद्रगिरी में आ जाएंगे। इसका मतलब भाषा के आधार पर विभाजन होने लगा। तेलुगु भाषी, उसका केंद्र पेनुगुंडा। कन्नड़ भाषी, ये तमिल भाषी। यहाँ पे तमिल अलग हो गए, कन्नड़ वाले अलग हो गए, यहाँ पे तेलुगु वाले अलग हो गए। स्वतंत्रता के बाद भी यही चीज हुई। तमिल वाले अलग हैं, कन्नड़ वाले अलग हैं, तेलुगु वाले अलग हैं। तो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीयता जो है वो क्षेत्रीयता यहाँ पर वो भारी पड़ने लगी। क्षेत्रीयता यहाँ पर ये भारी पड़ने लगी। तो तिरुमुल के समय हुआ, लेकिन ये कि पतन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसके बाद कुछ हद तक इसको संभालने का काम वेंकट द्वितीय ने किया। इसका साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी समय 1612 में कौन से राजवंश की स्थापना हुई? मैसूर राजवंश की स्थापना हुई। ये जो मैसूर है इसका संस्थापक कौन है? वाडियार। बाद में जाकर के यहीं पर हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए। तो ये इसका महत्व बढ़ेगा। तो इसका ईयर भी याद करके रखिएगा। हाँ, इसका संस्थापक भी याद करके रखिएगा। दूसरा, चित्रकला के संबंध में इसका थोड़ा विशेष प्रेम है और चित्रकला के विकास के लिए इसने क्या किया है कि दो जो है ईसाई चित्रकारों को रखा है। दो ईसाई चित्रकारों की इसने नियुक्ति की। तो ये वेंकट द्वितीय। इसके बाद ये परंपरा जो है रंगा द्वितीय और विजयनगर का पतन। ये अंतिम शासक कौन? ये अंतिम शासक रंगा द्वितीय। और इस तरह से विजयनगर के राजनीतिक परंपरा की समाप्ति होती। विजयनगर का राजनीतिक परंपरा समाप्त हो जाती है और यहाँ से फिर छोटे छोटे राज्य जो हैं वो महत्वपूर्ण होगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़े भी होंगे। मद्रास की स्थापना जो है दमरिला वेंकटप्पा ने, फिर वहां पढ़े होंगे कि चंद्रगिरी के राजा से उसने लिया, यानी वो तमिल वाला क्षेत्र है। ये जो श्रीरंगपट्टनम का क्षेत्र है यहीं पर हैदर अली टीपू सुल्तान उनका हुआ। तो यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे क्षेत्रीयता आगे रही, क्षेत्रीयता की परंपरा ज्यादा आगे रही। सामंतों का जो लगाव रहा वो राज्य के प्रति नहीं रहा, अपने क्षेत्र के प्रति रहा। और वो जो क्षेत्रीयता है वही क्षेत्रीयता विजयनगर की राष्ट्रीयता के लिए घातक हुई। और दूसरा, जो राम राय की नीतियां हैं वो राम राय की नीतियां भी इस रूप में समस्या क्रिएट करती हैं। यानी कि राम राय की जो पॉलिसी है वो भी कहीं न कहीं से समस्या जो है वो उत्पन्न करती है। तो ये विजयनगर के राज्य का राजनीतिक इतिहास। विजयनगर के राज्य का राजनीतिक इतिहास इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उद्भव विकास, तो उद्भव विकास के साथ साथ राजनीतिक परंपरा का कैसे कैसे योगदान है। तो विजयनगर, विजयनगर की पूरी कहानी। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग उतार दिए होंगे, कुछ चीजें उतार लीजिएगा। हम अभी क्लास खत्म करके इस वाले सीट को भेज देंगे जिस पर पूरा स्केचिंग होगी। वीडियो अपलोड करने में तो अभी समय लगेगा, फिर क्लास होती है शाम तक हो पाएगा।
इस वाले सीट को भी भेज देंगे। तो जैसे किसी का कुछ छूटा हो तो इस वाले सीट में जैसे मैंने स्केचिंग किया सारा यहाँ पे सेव रहेगा इसी तरह से। उसको आप देख लीजिए और फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें देख करके उतार लीजिएगा। नोट्स रहेगा तो जो बस थोड़ा थोड़ा चीजें जो लिखना रहेगा सही रहेगा, और ये व्याख्या फिर हो जाएगी। इससे थोड़ा स्पीड हम लोगों की अच्छी हो जाएगी, और कभी कभी जो बोरिंग लगने लगता है वो बोरिंग आपको नहीं होगा। सर नोट्स कब तक प्रोवाइड करा देंगे? हाँ, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आप आ गए हैं ना अमरीश? जी सर। हाँ आ गए हैं, नोट्स हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक कब है, आए? अभी हम फोन करके बताते हैं। ठीक है, जी देखिए गार्ड आ गए हो तो ठीक है, एक आध दिन रुकना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम कुछ आपको मैटर भेज देते हैं, आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है, नोट्स रहेगा तो सही है, बाकी आप इस तरह से पढ़ाई का मुख्य यही होना चाहिए, क्योंकि बोल के लिखाने में फिर बहुत समय लगता है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। और जी। कोई चीज फिर जब पूछना हो तो अपना फिर पूछ लीजिए। मूल चीज समझना ही रहता है, समझना कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो तब क्या विचार है आप लोगों को? कुछ भेजा में गया कुछ? आज आज आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लग रहा है। आज आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लग कुछ नहीं, सब दुनिया काल्पनिक है ना। जी। हमको भी समय लगा, कुछ ना कुछ हम भी थोड़ा थोड़ा खुराफात करते रहते हैं। खुराफात का मतलब वो एक वर्चुअल होता है ना, जी इसको ब्लर बोलते हैं एक तरह से। जी तो इसमें ये सुविधा होती है कि आप अपना बैकग्राउंड को कुछ नहीं हो, वो जो आपको दिख रहा है वो वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। मालूम है सर, हाँ नहीं जो भी है फिलहाल ठीक ही है। तो थोड़ा समय मिल जाता है ना, तो हल्का फुल्का कुछ चीजें रहती है, तो हम भी कल 2-4 ट्राई करके देखे, हम बोले ठीक है, ये भी पीछे दीवार की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। बैकग्राउंड आपको लेने की जरूरत ही नहीं। कल्पनाओं में ही तो अपने मनचाहा सुख है सर। हाँ हाँ हाँ, यथार्थ में तो कल हम इसमें कैटरीना कैफ को लगाएंगे, घबराइए नहीं। नहीं सर, कल्पना में आदमी अपने स्वेच्छा से अपने चयन कर सकता है ना, क्योंकि सुख की कल्पना करना है कि दुख की कल्पना करना है। यथार्थ में तो फिर जो है वही है। नेहा कुछ बोल रही हैं आप? नहीं सर, हम नहीं, कोई और कुछ बोल रहा है। सर बोल रहे थे स्लाइड चेंज कर दीजिए। कौन सा स्लाइड चेंज करें? सर इसके बाद वाला। अब इसको लिखना, अभी हम इसको स्लाइड को भेज देते हैं अभी तुम्हारे पास। ठीक है, जी सर लिख लिए हैं, बस कुछ कुछ छूटा हुआ है। हाँ तो वो भी हम भेज देते हैं ना, इस वाली स्लाइड को भेज देते हैं, तो उसको अपना हम अभी क्लास खत्म करेंगे तो इस स्लाइड को भी भेज देंगे, और शाम तक फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, तो एक बार फिर से वीडियो को देख करके और जो चीज छूटा होगा अपना देख लेना। अभी हम इस स्लाइड को भी भेज देते हैं। ठीक है, सर क्वेश्चन लिखे थे, आपने बताया नहीं आंसर। क्वेश्चन लिखे कल थे भेजे आपने आपने। बताया नहीं? कौन सा क्वेश्चन लिखा था आपने? क्या आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा था? सर, ये जो पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक से नहीं, अलग से करंट पे बेस्ड था वो क्वेश्चन, कल ग्रुप में भेजा था सर। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था, मतलब क्या क्वेश्चन था? सर मैंने लिखा था मानव विकास सूचकांक के बारे में, और उसका समग्र मूल्यांकन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम्म, लिखा था, और पश्चिमी घाट का जो वहां पर वो है उस पे लिखा था क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं निकाल के देख के उसको फिर समय मिलेगा तो मैं 10 मिनट बस ऑनलाइन बता होके दीजिए बताऊंगा। जरा। और कुछ करंट अफेयर्स का है सर, मुझे डिस्कस करना है,
नहीं ठीक है, मैं कर दूंगा। वो थोड़ा सा मैं वो रिपोर्ट आप लोग को लिखाया था उस दिन इकोनॉमिक्स वाली क्लास में। अच्छा अच्छा सर। तो उसको आप लोग लेके एक बार देख लीजिएगा। जो जी इकोनॉमिक्स में एसडीजी रिपोर्ट आई है, जो सहस्त्राब्दी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आया है, एसडीजी बोलते हैं इसको। SDG हाँ, तो एसडीजी मैंने लिखाया था उसमें, थोड़ा देख लीजिएगा एसडीजी क्या है। और जी फिर मैंने स्टेट का चार्ट वगैरह सब उसमें दे दिया है, जी खोल के एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा चार्ट है। उससे एक आध क्वेश्चन जो है आपको आना है, जी जी एक आध क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो एक आध क्वेश्चन अपना उसको देख लीजिए कि हाँ कैसे क्या हुआ, क्या चीजें हैं। जी जी ओके सर। सब गायब कहाँ हो जाते हैं, क्लास तो सब आधा लड़के गायबे हैं। यस सर। चलिए दीपक, कब तक आप आ रहे हैं? कल सर 100%। 100% आ रहा आज है। माता जी मना कर दिया, मतलब आज ही निकल गए। चलिए कल आ जाइए, जल्दी से आ जाइए आप लोग। लड़के काफी सुन रहे हैं, आप भी गए हैं। हाँ, इधर 5-6 दिन से लड़के काफी आ रहे हैं। काफी लड़के आ भी गए हैं सर। हम्म, मार्केट वार्केट में लगता है भीड़ ज्यादा होती है। नहीं, घर पे भी अब लड़के उबन में जाने लगे थे ना। घर पे भी थोड़ा सा समस्या तो थी, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर, उतना फ्लो तो नहीं बन पाता है। चलिए ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे फिर हम लोग मिलते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में।